आज हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल पढ़ा था। ताम्रपाषाण काल पढ़ा था। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ताम्रपाषाण काल, जिसको इंग्लिश में चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। देखिए, हम लोग सिंधु सभ्यता शुरू कर रहे हैं, लेकिन ताम्रपाषाण के काल के संबंधी में दो तीन फैक्ट्स और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। देखिए, ताम्रपाषाण काल के लोग प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर बड़े बड़े गांव बसाने का श्रेय ताम्रपाषाण काल के लोगों को जाता है। कहने का अर्थ कि प्रायद्वीपीय भारत में जो गांव पहला बार बसाए वो किसने बसाया? ताम्रपाषाण काल के लोग ने ही बसाया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में जो जोड़वे संस्कृति ताम्रपाषाण काल की पाई गई है, वहां का जो समाधान की जो रीति थी, समाधान, मृतक को लोग घर में ही घर के फर्श के अंदर दफनाते थे और उनको उत्तर से दक्षिण दिशा में उनको रखते थे। यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लोग ग्रामीण संस्कृति के थे। ये लोग क्या थे? ग्रामीण संस्कृति के थे। कृषि और पशुपालन करते थे। कृषि और पशुपालन करते थे। पशुपालन में ऊंट तो मिला है, लेकिन घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है। यह कुछ इंपॉर्टेंट ताम्रपाषाण काल के बारे में है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो गांव बसाए हैं, गांव, विलेज, सेटलमेंट, वो सबसे पहले ताम्रपाषाण काल के लोग ही बसाए हैं। महाराष्ट्र में जो समाधान होता था, महाराष्ट्र में जो जोड़वे संस्कृति थी, वहां मृतक को घर के फर्श के अंदर रखते थे और उनको उत्तर और दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। ताम्रपाषाण काल की ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था। ऊंट तो पाया जाता था, लेकिन घोड़ा यहाँ नहीं मिला है। यह एक और पॉइंट कभी कभी पूछा जा सकता है कि दैवाबाद, इसको आद्य शहर भी कहा जाता है, प्रोटो टाउन, मतलब शहर की कुछ विशेषता इसमें आ चुकी थी, प्रोटो टाउन कहा जाता है इसको। और इसी प्रकार इनाम गांव को भी कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि कौन शहर जो है गांव शहर की अवस्था तक पहुंच चुका था, तो वो दैवाबाद, अगर ऑप्शन हो तो दैवाबाद, नहीं तो इनाम गांव में आप लोग लगाइएगा, लेकिन दैवाबाद ही पूछा जाता है प्रायः। लेकिन दो शहर ताम्रपाषाण काल के ऐसे थे जो जिनका ग्रामीण संस्कार समाप्त हो रहा था और शहरी मनोवृत्ति वहां आ रही थी। यह है ताम्रपाषाण काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दिया। अब यहां से ताम्रपाषाण काल के यहां से अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे जो भी पूछा जाएगा वो इसी के अंदर से पूछा जाएगा। अब हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता को शुरू करने से पहले मैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लिखा हुआ किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें सिंधु सभ्यता के बारे में उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान की कहानी के उषा काल में, समझिएगा बात को, हिंदुस्तान की कहानी के उषा काल में हमें जिस सभ्यता का दर्शन दिखाई पड़ता है वह बाल्यकाल की नहीं थी, बाल्य अवस्था में नहीं थी, बल्कि वह तो सियाना हो चुका था। और बहुत मामलों में जो उनका सामाजिक जीवन था, जहाँ कला और विज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, वह आज भी बहुत सारा तत्व हमें आदर्श के रूप में या कह सकते हैं कि निर्देशित के रूप में हमें शहर को बनाने में विवश करता रहा है। जैसे नेहरू जी ने कहा कि दो चीज उनकी विशेषताएं बहुत ही आकर्षक थी, जैसे कि स्नानाघर और नाली। यह नेहरू जी का कथन है। मैं नेहरू जी के कथन के साथ ही सिंधु सभ्यता पढ़ाना आप लोगों को शुरू किया, जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है। स्मार्ट सिटी जो नरेंद्र मोदी हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, तत्कालीन अभी जो प्रधानमंत्री हमारे,
उन्होंने भी जो स्मार्ट सिटी शुरू किया, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और बहुत सारा इनपुट जो है वह सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। यह सब मुख्य परीक्षा में जब सामान्य अध्ययन में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहाँ विस्तार से किया जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ में प्रारंभिक परीक्षा है तो हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को दृष्टिकोण रखते हुए हम अपना तैयारी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ लिमिटेशन होना चाहिए। देखिए, सिंधु सभ्यता में तब लगभग 17-18 टॉपिक बनता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक साथ इस वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा 3-4 जो टॉपिक है उसको ले लेके आपका सिंधु सभ्यता समाप्त करूं। तो आज जो हम समाप्त करेंगे सिंधु सभ्यता में, वो हम आपको पहला चीज पढ़ाएंगे परिचय, दूसरा पॉइंट पढ़ाएंगे इसका नाम क्यों रखा गया, नाम पर जो भी नाम है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरा जो इसका अवधि है, पीरियड है, कालक्रम है, वो बताएंगे। और चौथा उद्भव बताएंगे। आज कोशिश करेंगे कि आपको 4 पॉइंट हम क्लियर कर दें। इंट्रोडक्शन, नेम, पीरियड एंड ओरिजिन। सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता का परिचय देखें। वन 1826 में चार्ल्स मैसन को सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में पता चला, और लेकिन उन्होंने इस ऐतिहासिक पुरातात्विक जगह के ऐतिहासिक महत्व को ज़्यादा न समझ सके, और उन्होंने कुछ इस पर ज़्यादा शोध या खोज करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 1826 में ही चार्ल्स मैसन को यह इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिल चुका था, इस जगह का जानकारी मिल चुका था। सभ्यता के बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस प्लेस के बारे में, हड़प्पा के बारे में उनको जानकारी मिल चुका था। 1853 की बात है। मैंने कहा था भारतीय पुरातत्व के जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उनको हड़प्पा से एक मुहर मिला। एक क्या मिला? मुहर मिला। उस मुहर पर एक बैल का चित्र था और 6 अक्षर थे। फिर वहां अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहां के लोकल लोगों से बात किया, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा सेटलमेंट का उनको आभास मिल रहा था। तो वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जगह पर बहुत पहले हड़प्पा नाम का एक राजा रहता था। बात को समझिएगा, हड़प्पा नाम का एक राजा रहता था, लेकिन वो बड़ा दुष्ट था, और वो इतना दुष्ट था कि देवता उससे कुपित हो गए और उसके बाद वो श्राप दे दिए, और यह शहर जो है विनाश की ओर चला गया। और यही कारण है कि वहां के लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले एक सभ्यता तो मतलब एक आवास तो था, सेटलमेंट तो था, लेकिन चूंकि वह अभी जो है विनाश के कगार पर है। यह जनश्रुति वहां के लोकल लोग में था। लेकिन उन्होंने भी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस पुरातात्विक साक्ष्य को, ऐतिहासिक महत्व को न समझ सके, और उन्होंने भी कोई विशेष इस पर काम नहीं किया। तीसरा जो पॉइंट है वह है 1921 में। 1921 में उस समय भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, और उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया। मैं आगे सब कुछ बताऊंगा, अब इतना ही समझिए। और फिर 1 साल के बाद राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। सारे चार पढ़ाऊंगा भी, आप लोग इतना ही संक्षिप्त में समझिए, ज्यादा अभी डेप्थ में मत जाइए। जहां जरूरत होगा मैं जरूर डेप्थ में ले जाऊंगा। क्योंकि जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक थे, और यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास ही पाई गई, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाई गई, तो उन्होंने इसका नाम सिंधु सभ्यता कर दिया।
इसी को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। यह जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। हम लोग पहले परिचय करेंगे, नामकरण पर आ गए हैं, कोई बात नहीं है। चार्ल्स मैसन ने इसका नामकरण जो है जॉन मार्शल ने इसका नामकरण सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता किया, क्योंकि उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी में पाया गया। कुछ लोगों ने इस सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता रखा। सरस्वती सभ्यता जो इन्होंने नाम रखा, उनका यह कहना था कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं वो 2/3 सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। उसके बाद लेकिन यह सब अभी इसका नामकरण और अभी भी जो है अब जो है विवाद थमा, और विवाद थमा अंतिम में हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का नामकरण किया गया। अब आप समझ गए होंगे कि सिंधु सभ्यता का नाम अब हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। हड़प्पा एक सभ्यता पुरातत्व में परंपरा है, ट्रेडिशंस है कि जो जगह सबसे पहले खोजा जाए उसी के नाम पर इस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाए, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्लियर? मैंने आपको नामकरण सिंधु सभ्यता का क्या नाम हो यह मैंने पहले क्लियर कर दिया, कोई बात नहीं है। अब हम इसके परिचय पर आ जाते हैं। देखिए, परिचय में सबसे पहले बात, यह ताम्रपाषाण काल की सभ्यता थी। लेकिन क्रासयुगीन सभ्यता थी। मैंने कल बताया था कि सिंधु सभ्यता से ताम्रपाषाण काल की अवधि में ही हुआ था। आपको फर्स्ट मैंने लेक्चर लिया था तो बताया था कि यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, और मैंने बताया था कि इसकी लिपि जो है आज तक, स्क्रिप्ट जो है आज तक पढ़ा नहीं गया है। ये चर्चा पहले मैं कर चुका हूं। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह जो सभ्यता जो मिला है भारत में, वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में मिला है। इसको समझिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में मिला है, और फिर सभ्यता का विस्तार दक्षिण की ओर हुआ और फिर पूरब की ओर हुआ। उत्तर पश्चिम का अर्थ हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप का पाकिस्तान, भारत का पंजाब, ये सब उत्तर पश्चिम भाग हुए। पूरब में कितना बढ़ा, दक्षिण में कितना बढ़ा, ये हम आगे पढ़ाएंगे। अभी आप लोग इतना ही समझिए कि उत्तर पश्चिम को केंद्रित करके भारत के यह सभ्यता बाद में पूरब की ओर बढ़ी और फिर दक्षिण की ओर बढ़ी। यह हो गया परिचय इस सभ्यता के बारे में। आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से याद कीजिए, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पूरा प्रयास है कि आप इसी वीडियो के सहारे, इसी लेक्चर के सहारे आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। मैं भी मेहनत कर रहा हूं और मेरा मेहनत का प्रतिफल देने में आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत का जवाब आप मुझे मेहनत से करके दिखाएंगे और आप उसको सफलता में बदलेंगे। अब हम लोग आते हैं, परिचय हो गया, नामकरण हो गया। इसका पीरियड क्या था, समय क्या था, अवधि क्या था? इसका अवधि क्या था? तो इसकी अवधि में सबसे पहले जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल ने कहा कि इसका समय 3250 बीसी से 2750 बीसी तक।
एक मेथड होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता का नामकरण 1750 ईस्वी। एनसीईआरटी यही सामान्य मत है 2500 से बीसी से 1800 बीसी। इसका जो नगरीय अवस्था था, जिसको परिपक्व अवस्था कहते हैं, वह था 2200 बीसी से 2000 बीसी। और इसका जो पतनशील अवस्था था वह था 1800 बीसी से 1200 बीसी। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण जगह रंगपुर है, बताएंगे रंगपुर के बारे में, अभी इतना ही समझिए। रंगपुर 800 बीसी तक अपने पहचान को बनाकर रखा था, लेकिन वो पतनशील अवस्था का बात है। यह सिंधु सभ्यता का अवधि है, और सामान्य जो मत है वो ये एनसीईआरटी का ही माना जाता है, 2500 से 1800 बीसी। ये कार्बन डेटिंग क्या है, यह थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए, कार्बन डेटिंग कोई भी जीवित प्राणी होता है, वह मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, जो भी है, और पौधा भी हो सकता है। ये सभी कार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं? मनुष्य कार्बन नहीं लेता है, लेकिन कार्बन उसके जब छोड़ता है तो कार्बन लेता है। मतलब कहने का सभी के अंदर कार्बन का कंज्यूम ये लोग करते हैं। कार्बन के दो अप्रूप होते हैं। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? दो अप्रूप का क्या नाम है? C14 और C12। C14 और C12 ये लोग समान मात्रा में लेते हैं। जितना भी होता है, जब तक वो जीवित है तो समान मात्रा में C14 भी लेंगे, C12 भी लेंगे। लेकिन जैसे ही वो मृत होंगे तो C12 वह स्थिर रहेगा। C12 की मात्रा उस जीवित प्राणी में स्थिर रहेगा। क्यों स्थिर रहेगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन C14 की जो मात्रा है वो कम होने लगेगी। C14 की मात्रा इसलिए कम होती है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव गुण होता है। रेडियो सक्रियता का गुण होता है। मतलब यह जो है अपने आप को विखंडित करने लगती है, अपने आप को ही कम करने लगेगा। लेकिन C12 स्थिर रहेगा क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। अब C14 का अर्ध जीवन काल हम लोगों को पता है। अर्ध जीवन काल ये इतना होता है। अब जब आधा जीवन पता है तो हम पता कर लेते हैं कि वह कितना कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मात्रा समान रहेगी, समान मात्रा में लेंगे, लेकिन C14 बाद में कम होने लगेगा जैसे ही मरेगा, और C12 स्थिर रहेगा। और जब हम और आयु पता है तो उससे जीवित उस मृत चीजों का हम आयु पता कर लेते हैं कि वो कितना पुराना है। अगर C14 जितना कम होगा उतना ही जो है वो वस्तु पुराना होगा, ओल्ड होगा। C14 जितना कम उतना ही ओल्ड,
C14 जितना ही ज्यादा उतना ही नया। लेकिन कार्बन डेटिंग से हम लोग 50,000 साल पुराना वस्तु, पुराना जो चीज है उसी का पता कर सकते हैं, जो भी मृत प्राणी है उसका पता कर सकते हैं। लेकिन 50,000 साल से अगर पुराना कोई चीज होगा, पता करना होगा कि उसकी आयु क्या है, तो उसके लिए हम लोगों को यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। 50,000 साल तक तो ठीक है, अगर 50,000 साल से पुराना कीजिएगा तो उसके लिए हम लोगों को यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बहुत पुरानी वस्तुओं के लिए कौन सा डेटिंग प्रोसेस है, तो वहां पर कार्बन डेटिंग नहीं आपका चलेगा, यूरेनियम डेटिंग चलेगा। मुझे लगता है कि आप लोग कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग के बारे में अब समझ गए होंगे। फ्रैंको, अभी पूरा नाम फ्रैंको जो है कार्बन डेटिंग को दिए थे, फ्रैंको उनका नाम था। 2 वर्ड बियर्ड, लेकिन खैर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रैंको मुझे याद है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। उन्होंने ही इसको, उसका खोज 1940 में खोजा था। फ्रैंको लिब्बी थे करके, शायद लिब्बी, और ऐसे बहुत से इनका आगे नाम है, जो भी है वो मैं कल इसको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन फ्रैंको कंफर्म है। इन्होंने इसको 1940 में खोजा था और 1960 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था। यह हो गया आपका कार्बन डेटिंग के बारे में जानकारी। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। अब है उद्भव। यह सभ्यता उद्भव के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, यह सभ्यता का उद्भव और पतन दोनों बहुत ही आश्चर्य पैदा करता है। आश्चर्य इसलिए कि यह सभ्यता हमें विकसित अवस्था में देखने को मिलती है, और फिर आश्चर्य होता है कि इतनी विकसित सभ्यता का पतन इतना जल्दी क्यों हो गया। पतन वाले टॉपिक में हम उसको देखेंगे, लेकिन उद्भव संबंधित में हम लोग इसको यहां पर देखेंगे। आपको पता ही होगा कि जब यह सभ्यता जगत प्रकाश में आया था, लाइट में आया था, तो उस समय हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज ही हमारे विधि निधि, हमारे भाग्य निर्माता थे। तो हमारे इतिहास को भी उन्होंने कम अभागा नहीं बनाया, नहीं बोलना चाहिए। और रहा सहा कसर भारत के जब स्वतंत्रता हुआ, स्वतंत्रता हम लोगों को मिली, तो बाद के इतिहासकारों ने जो भी रहा सहा कसर है उसको पूरा कर दिया। लेकिन चूंकि हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, हमारा विचार का बिंदु परीक्षा है और परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो यहां पर 4 तरह का आपको विचार मिलता है। एक पहला विचार, चूंकि वो उस समय भारत गुलाम था और अधिकांश इतिहासकार या तो अंग्रेज थे या अंग्रेज से प्रभावित थे। पहला है मेसोपोटामिया से प्रभावित, मेसोपोटामिया से प्रभावित। देखिए, मेसोपोटामिया से प्रभावित होने से पहले मैं बता देता हूं कि 4 पुरानी सभ्यता है। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया के बारे में मैंने बताया था कि यह दजला और फरात नदियों के बीच की बसी है। दूसरी प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। तीसरी मिस्र जो है नील नदी की देन है। तीसरी सभ्यता आपको चीन की है, जो हांगहो नदी की देन है।
ये सब पूछा जा सकता है परीक्षा में, कभी कभी पूछ लेता है। और चौथी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। तो इसके उद्भव संबंधित जो मत है पहला, वह है मेसोपोटामिया से प्रभावित। इसके जो इतिहासकार हैं, लियोनार्ड बुली हैं, क्रेमर हैं, डीडी कौशाम्बी हैं, गॉर्डन चाइल्ड है, ये सब कहते हैं कि ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया से आया था। यह मध्य एशिया से निर्यातित सभ्यता है। वहां से सिंधु सभ्यता का यहाँ के लोगों ने आयात किया। डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता, डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के जो जनक थे, जो निर्माता थे, वह एक ही थे। यह डीडी कौशाम्बी का कहना है। क्रेमर तो यहां तक कहते हैं, क्रेमर जो इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि मेसोपोटामिया से कुछ लोग नदी मार्ग से नाव से आए मेसोपोटामिया से और भारत में सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। भारत में आकर सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। अब देखिए, क्रेमर का यहां तक कहना है कि नाव से जो आ रहे थे तो कच्ची सामग्री लेकर आए, कच्ची सामग्री लेकर उन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। इसलिए जो कुछ अंतर आपको दिखाई देता है, वो नाव में जो कच्ची सामग्री रख के वो लेके आए थे, इसलिए अंतर दिखाई पड़ता है। यह क्रेमर का कहना है। इन लोगों ने मत दिया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इन्होंने कहा कि जिगुरत का अवशेष मिला है। जिगुरत, ये पूजा का, मेसोपोटामिया में पूजा करने का जो जगह है उसको जिगुरत कहते हैं, और उसी का तरह का कुछ साक्ष्य बलूचिस्तान में भी मिला है भारत में। तो उसके आधार पर ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया में भी जिगुरत है, और यहाँ भी बलूचिस्तान के कुछ भागों को देखकर उन्होंने कह दिया कि यहाँ भी जो है मंदिर है। दूसरा उन्होंने कहा कि दुर्ग, फोर्ट, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी दुर्ग है और सिंधु सभ्यता में भी दुर्ग है। और चिनाई जो लकड़ी के सहतीर का ये प्रयोग करते थे। सहतीर में जब मकान बनाते थे, सहतीर देते थे, तो उसमें लकड़ी का प्रयोग करते थे। यह मेसोपोटामिया में भी देखा गया और सिंधु सभ्यता में भी देखा गया। समानता की बिंदु मेसोपोटामिया में और सिंधु सभ्यता में, ये विद्वानों ने बताया कि ये देखिए ये सब समान चीज है। लेकिन समानता के बिंदु बताने जितना आकर्षक है, उससे ज्यादा असमानता के बिंदु भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उससे ज्यादा असमानता के बिंदु भी दिखाई पड़ रहे हैं। जो पहला चीज कहते हैं कि जिगुरत जो मंदिर है वो तो एक कुछ जगह पर मिले हैं जो नहीं की मात्रा में है। भारत सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सभ्यता है। दूसरी बात यह है कि मेसोपोटामिया की लिपि जो थी वो कीलनुमा थी। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो कीलनुमा थी, उसमें 900 अक्षर थे। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्राक्षर थी और उसमें 250 से लेकर 400 चित्र थे। पहला अंतर जिगुरत मेसोपोटामिया में पाया गया, मंदिर भारत सिंधु सभ्यता में नहीं पाया गया। लिपि में अंतर है, कीलनुमा है, इनका चित्राक्षर है। तीसरा जो अंतर है कि ये लोग कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे और सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। और भी अंतर है, लेकिन यह अंतर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह मत आज का खंडित हो गया है। अब यह मत को मानने का कोई कारण नहीं है। यह औपनिवेशिक मानसिकता हम लोगों पर लादने की ब्रिटिश शासन की एक सोची समझी रणनीति थी। इस विचार में कोई तार्किक दम नहीं दिखता है। नेक्स्ट है कि ईरानी बलूची संस्कृति। ईरानी बलूची संस्कृति से प्रभावित। ईरान आप लोग जानते ही हैं कहां है, और बलूचिस्तान भी जानते ही होंगे। इस मत का प्रभाव
देने वाले हैं उर्मिला थापर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहास में विभाग की थी, और दूसरा है फेयर सर्विस। उन्होंने कहा कि उर्मिला थापर और फेयर सर्विस ने कहा कि ईरानी बलूची में जो ग्राम संस्कृतियां थी, उसी का निरंतर भारतीयकरण होता रहा और सिंधु सभ्यता का निर्माण हुआ। लेकिन इन्होंने ये बात बहुत ही अलंकृत ढंग से कहा तो, लेकिन कोई ज्यादा इन लोगों ने तथ्य और खोज हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया, और यह मत भी नहीं के बराबर है आजकल। तीसरा है दरवीश संस्कृति। तीसरा क्या है? दरवीश संस्कृति। आपको मैंने बताया था कि दरवीश कहां से आए थे? ईरान के दक्षिण पश्चिम से आए थे, और 4000 BC में वह पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब, भारत के पंजाब होते हुए उत्तर भारत से दक्षिण भारत गए। तो इन लोगों का कहना है कि ये दरवीर लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे, क्योंकि ये भी भूमध्यसागरीय थे, भूमध्यसागरीय थे। लिपि में बहुत, सिंधु लिपि और दरवीर लिपि में बहुत समानता है, लेकिन इन दो आधारों पर यह कहना कि दरवीर लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे तार्किक नहीं लगता है, क्योंकि भूमध्यसागरीय के अलावा भी और प्रजाति के लोग थे, पोटोस्ट्लाइड थे, बहुत और से प्रजातियां थी उसमें। बस ठीक है, भूमध्यसागरीय ज्यादा थे, लेकिन यही नहीं थे, और भी प्रजातियां थी, इसलिए यह भी समाप्त हो जाता है। दरवीश संस्कृति ग्रामीण थी। ये जो थे आपको शहरी सभ्यता के निर्माता थे। तो इन सब आधारों पर लगता है कि ये दरवीश भी इस सभ्यता के जनक नहीं रहे होंगे। अब है आर्य सभ्यता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य सभ्यता नहीं की देन है, लेकिन हम आर्य सभ्यता इसको कैसे मान लें? आर्य और सिंधु अंतर का बिंदु देख लीजिए। आर्य ग्रामीण थे, सिंधु शहरी थे। सिंधु जो है गैंडा बाघ से परिचित थे, ये नहीं परिचित थे। ये मछली का यूज नहीं करते थे, ये करते थे। यहां पर कांसा मिला है, यहां लोहा मिला है। अंतर के बिंदु बहुत ज्यादा है, इसलिए यह कहना कि सिंधु सभ्यता के निर्माण आर्य थे, यह मत, यह विचार छिछला है, इसमें कोई दम नहीं है। अंतिम जो विचार है, जो सबसे सही है, जो अमलानंद घोष ने प्रस्तुत किया, अमलानंद घोष, उन्होंने कहा कि सोथी जगह है आपका राजस्थान में, बीकानेर जिला में, बीकानेर जिला में। उन्होंने कहा कि सोथी संस्कृति का ही नागरिक रूप, ध्यान दीजिएगा, सोथी संस्कृति का ही नागरिक रूप जो है सिंधु सभ्यता है। आज यही मत जो है एक्सेप्टेड है। सिंधु सभ्यता का उद्भव या इतिहास वैकल्पिक विषय में इसमें ज्यादा डिस्कशन होता, या प्रारंभिक परीक्षा में हम आपको पढ़ा रहे हैं, सामान्य अध्ययन के प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपका जरूरत का चीज है, तथ्य है, वो मैं बता दिया। बाकी आपकी आवश्यकता नहीं है। आज इतना ही, फिर कल हम कुछ टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।